नमस्कार दोस्तों आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में उद्यमिता के बारे में पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ा था। आज अपन व्यवसाय के सामान्य परिचय और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, व्यवसाय क्या होता है? सर्वप्रथम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन जानना चाहेंगे कि व्यवसाय किसे कहते हैं। देखिए, व्यापार या व्यवसाय का एक समानार्थक शब्द है। अब जिसमें जो व्यवसायियों के निजी हित के लिए लाभ कमाने हेतु माल अथवा सेवाओं, जिसमें गुड्स भी शामिल है और सर्विसेज भी शामिल है, का उत्पादन तथा वितरण किया जाता है, उसे ही व्यवसाय कहा जाता है। अब ठीक है साथियों, ये तो इसका हो गया परिचय। अब आगे बात करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य दो प्रकार की क्रियाएं करता है। सामान्यतः जो मानव होता है साथियों, बहुत दो प्रकार की क्रियाएं करता है, जिसमें पहला तो करता है गैर आर्थिक क्रिया और दूसरा करता है आर्थिक क्रिया। अब बात करते हैं कि गैर आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। यानी साथियों, जो गैर आर्थिक या गैर आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर की जाने वाली क्रियाओं को अपन गैर आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में रखते हैं। अब इसमें किसी प्रकार का पैसों का कोई संबंध नहीं होता है गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। तो इसमें केवल जो पारिवारिक, सामाजिक या धर्मार्थ और सांस्कृतिक भावनात्मक उद्देश्यों के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वे गैर आर्थिक कार्य या क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं आर्थिक क्रिया की। देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होती है। देखिए, आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो मौद्रिक रूप से या मुद्रा के समतुल्य कुछ प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसमें पैसों का लेन देन या पूंजी का समायोजन होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। अब बात करते हैं साथियों, आर्थिक क्रिया में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। देखिए, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत मुख्य रूप से एक तो धंधा या आजीविका करते हैं, अपन कोई रोजगार करते हैं, अपना पालन पोषण करने के लिए जो कार्य करते हैं, वो धंधा या आजीविका कहलाती है। अब अगला है, इसमें पेशेवर क्रियाएं भी शामिल होती है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत, जिसमें पेशेवर व्यक्ति कौन होते हैं। देखते हैं कि डॉक्टर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, इंजीनियर्स होता है, एडवोकेट है, वकील होते हैं, ये पेशेवर व्यक्ति होते हैं। इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगला है लास्ट में व्यावसायिक क्रियाएं। अब व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत आर्थिक कार्य किया जाएगा, निश्चित है गैर आर्थिक कार्य इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें वस्तुओं का उत्पादन, निर्माण, उनका वितरण करने का कार्य किया जाता है, जिससे एक व्यवसायी लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए कार्य करता है। अब व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत जिसमें बैंक के होता है, परिवहन होता है, बीमाकारी, विज्ञापन एजेंसी आदि शामिल होती है। ये तो हो गई अपनी व्यावसायिक क्रियाएं। अब आगे बात करते हैं व्यवसाय का अर्थ। अपने ऊपर मोटा मोटा पढ़ लिया था, लेकिन और पढ़ लेते हैं। व्यवसाय उन सभी आर्थिक क्रियाओं से हैं जिनसे व्यवसायियों के निजी हित के लिए लाभ कमाने हेतु माल अथवा सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण किया जाता है। यानी व्यवसाय एक तरीके से आर्थिक क्रिया होती है दोस्तों, जिसमें व्यवसायी या व्यापारी द्वारा अपने निजी हित के लिए, यानी व्यवसाय केवल अपने निजी हित के लिए किया जाता है, निजी हित के लिए लाभ कमाने हेतु किया जाता है, जिसके अंतर्गत माल तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तथा उनका अंतिम उपभोक्ताओं तक उपयोगिता सृजित करने हेतु वितरण करने का कार्य किया जाता है। ये तो हो गया व्यवसाय का अर्थ। अब आगे बात करते हैं कि व्यवसाय की विशेषताएं, प्रकृति क्या क्या है। यानी व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती है, देखते हैं कि व्यवसाय कैसे किया जाता है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से पक्षकार इसमें शामिल होते हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं इसमें की जाती है, वो अपन विस्तार से देखते हैं। देखिए साथियों, पहला तो है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। देखिए, व्यवसाय हमेशा व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी निर्जीव वस्तु द्वारा किया जाएगा। ये हमेशा सजीव या मानव व्यक्ति द्वारा किया जाता है, या कोई भी व्यापार या तो अकेले व्यक्ति द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के समूह के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है। अगला है उत्पादन तथा वितरण। देखिए, व्यवसाय करने का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, अपन को पता है, लेकिन उसमें लाभ कमाने के लिए अपन को क्या प्रक्रियाएं करनी होगी कि सर्वप्रथम व्यापार में माल को उत्पादित करना होगा। उत्पादन करने के पश्चात में उसको अंतिम उपभोक्ताओं तक वितरण करने का कार्य किया जाता है, ताकि उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग कर सकें। अगला मूल्य के बदले विनिमय। देखिए, कोई भी कार्य होता है वो मूल्य के बदले होता है। व्यापार में कोई भी वस्तु बनाई जाती है, खरीदी जाती है, बेची जाती है, वो एक उनके बदले एक निश्चित दर से एक प्रतिफल होता है, प्रतिफल के बदले या मूल्य के बदले कार्य किया जाता है। अगला है बाजार। देखिए, बाजार क्या होता है साथियों, बाजार में अनेक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं।
एक तरीके से ये एक व्यापारिक केंद्र होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उनका वितरण किया जाता है, विज्ञापन करने का कार्य किया जाता है, आदि चीज़ें बाजार में होती है। निरंतरता, देखिए व्यापार का मुख्य उद्देश्य साथियों निरंतरता बनाए रखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि व्यापार एक दिन के लिए चलाया जाएगा, एक वर्ष के लिए चलाया जाएगा या 2 वर्ष के लिए चलाया जाएगा। जब तक व्यापार लाभ कमाता रहेगा या प्रतिकूल या इलीगल कार्य नहीं करेगा तब तक उसकी निरंतरता बनी रहेगी। सहायक क्रियाएं व्यवसाय का अंग होती है। अब सहायक क्रियाओं के अंतर्गत साथियों मुख्यतः बैंक आता है, बीमा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, संग्रहण आदि चीज़ें शामिल होती है। यानी जो व्यापार किया जाता है इन चीज़ों के माध्यम से किया जाता है। अगला है लाभ उद्देश्य। देखिए व्यापार का मुख्य उद्देश्य निजी हित होता है। अब निजी हित व्यापारी कब करेगा? जब उसे लाभ होगा। अगर व्यापार में लाभ होगा तो व्यापार का उद्देश्य पूरा होगा, अन्यथा व्यापार बंद हो जाएगा, ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि। देखिए पारस्परिक लाभ के अंतर्गत क्या होता है साथियों कि ये पारस्परिक लाभ होता है जो हित एवं संतुष्टि प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण करना ही व्यवसाय कहलाता है। अगला जोखिम। देखिए कोई भी व्यापारी कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कार्य करता है जोखिम लेके करता है। बगैर जोखिम तो किसी भी कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। अतः व्यापारी को व्यापार में उतार चढ़ाव, घटत बढ़त आदि चीज़ों को, मंदी आदि चीज़ों का सामना करना होता है, इसलिए उसे जोखिम लेना होता है। जोखिम के बगैर कोई व्यापार सक्सेस नहीं हो पाता है। अगला साहस। साहस यानी ये एक तरीके से उद्यमिता का एक भाग मानो इसको, एंटरप्रेन्योरशिप का। कोई भी व्यापारी कार्य करता है वो अपना साहस या उद्यमिता के माध्यम से ही कार्य करता है। जब तक वह साहस या जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखेगा तब तक व्यापार के लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे। अगला है मोस्ट पूंजी। देखिए पूंजी मूलभूत आवश्यकता होती है व्यापार की। संसाधन या पूंजी के बगैर कोई भी व्यापारी व्यापार का संचालन नहीं कर सकता है, यानी बगैर पूंजी कुछ नहीं हो सकता। अतः व्यापार को चलाने के लिए पूंजी अति आवश्यक हो जाती है। अगला है उपयोगिता का सर्जन करना। देखिए उपयोगिता का सर्जन में साथियों जो भी व्यापार द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, अब उन वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है, जिसमें कई उपयोगिताओं का सर्जन होता है, जिसमें रूप उपयोगिता होती है, स्थान उपयोगिता। यानी रूप उपयोगिता के अंतर्गत साथियों मोटे मोटे रूप से जो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उनको मौलिक रूप दिया जाता है, उनको रूप उपयोगिता कहा जाता है। स्थान उपयोगिता में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को, वस्तु को पहुंचाना रूप स्थान उपयोगिता कहलाती है। समय उपयोगिता, समयबद्ध तरीके से पहुंचाना समय उपयोगिता कहलाती है। स्वामित्व उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता और ज्ञान उपयोगिता आदि चीज़ें उपयोगिता का सर्जन करने का कार्य करती है। आगे है व्यवसायिक कला एवं विज्ञान दोनों। देखिए साथियों व्यवसायिक कला एवं विज्ञान इसलिए है क्योंकि कला में चातुर्य और व्यक्तिगत चातुर्य अपनाया जाता है, यानी उसकी स्किल के माध्यम से कार्य किया जाता है। तो विज्ञान के अंतर्गत नियमों सिद्धांतों के अनुसार कार्य किया जाता है। अतः व्यवसायिक कला एवं विज्ञान दोनों ही है। यह एक तरीके से संस्था का ढांचा होता है, जिसमें संस्था के ढांचे के अंतर्गत कई साझेदार होते हैं, कंपनियां होती है, निगम होते हैं, इसलिए इसको संस्था का ढांचा कहा जाता है। विश्वव्यापी व्यवसाय। देखिए व्यापार होता है, एक राज्य स्तर पर होता है, जिला स्तर पर होता है, देश के स्तर पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इसलिए इसको विश्वव्यापी व्यवसाय भी कहा जाता है। व्यावसायिक वातावरण। और व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत साथियों कई प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि संस्थान के विभिन्न कर्मचारी, संगठन, विभाग, प्रबंधकीय नीतियाँ, आयात निर्यात स्थिति, प्रतिद्वंदी संस्थाएं, ग्राहक, समाज, सरकार आदि सब चीज़ों को ध्यान में रख के कार्य करना होता है। अगला ई व्यवसाय। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का है, तो आज ई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी व्यवसाय का विस्तार किया जा रहा है। तो ये तो हो गई व्यवसाय की विशेषताएं। अब आगे बात करते हैं साथियों की इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ आ सकता है इस बारे में कि कुछ क्रियाएं व्यावसायिक क्रियाएं नहीं होती है। तो कुछ क्रियाएं कौन सी होती है कि व्यावसायिक क्रियाएं नहीं होती है, उनको देख रहे हैं अपन। नहीं होती है यानी कुछ आर्थिक क्रियाएं धनोपार्जन के लिए की जाती है। साथ ही क्या है कि जो कुछ मनुष्य के दो प्रकार, जो ह्यूमन है वो दो प्रकार के कार्य करता है, एक आर्थिक कार्य करता है और गैर आर्थिक। अब ये जो व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आती है वो आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती है, जिसमें
मनुष्य धनोपार्जन के लिए जो कार्य करता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, किंतु उन्हें व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। देखिए किन किन चीज़ों को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। एक तो धंधा होता है, ऑक्यूपेशन होता है। क्या होता है? धंधा। एक अगला होता है पैसा। देखिए धंधा एंड ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका या जीवन निर्वाह करने के लिए मजदूरी करता है, या किसी कंपनी में कार्य करता है, या सरकारी नौकरी करता है, या कोई अन्य कार्य करता है, तो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करता है, तो उसे एक तरीके से व्यवसाय नहीं कहा जाता है। हालांकि उसको इनकम तो प्राप्त हो रही है, लेकिन वो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे प्राप्त हो रही है, यानी जीवन के संचालन के लिए वो पैसा कमा रहा है, इसलिए उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको धंधा या ऑक्यूपेशन की श्रेणी में रखा जाता है। मान के चलो आप सैलरीड पर्सन है, यानी आप सरकारी कर्मचारी है या किसी निगम में कार्य कर रहे हैं, तो आपको सैलरी मिल रही है। अब सैलरी मिलने का तात्पर्य ये थोड़ा है कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप केवल अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पैसा कमा रहे हैं। अगला है पैसा, प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन के बारे में आपको ऊपर पढ़ा था कि पेशेवर व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, आदि लोग इसमें शामिल होते हैं। अब ये लोग एक तरीके से बिजनेस नहीं करते हैं, ये एक तरीके से ये पेशेवर व्यक्ति क्या होते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में एक विशेष डिग्री रखते हैं, क्षेत्र विशेष का इन्हें नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, अतः इनकी नॉलेज के हिसाब से ये अपना पैसे का संचालन करते हैं या पैसे के माध्यम से पैसा कमाते हैं, इसलिए इनको भी व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो आप यह ध्यान रखें कि एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं व्यवसाय की श्रेणी में नहीं है। तो इनमें से धंधा और पैसा है, प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है, वो आर्थिक व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब आगे बात करते हैं व्यवसाय का क्षेत्र के। देखिए व्यवसाय का क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह देखें। व्यवसाय का क्षेत्र या स्कोप, देखिए इनको 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। मोस्टली कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3 वर्गों में इनको डिवाइडेड किया जाता है। पहला तो होता है उद्योग, क्या होता है? इंडस्ट्री। अगला होता है वाणिज्य, क्या होता है? वाणिज्य। और लास्ट में होता है सेवा क्षेत्र। अब इन तीनों क्षेत्रों को अपन 1 बाय 1 डिवाइडेड करके इनका विश्लेषण करेंगे। देखिए अब उद्योगों के वर्गीकरण के अंतर्गत साथ में क्या आता है। देखिए उद्योग कई प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निष्कर्षण उद्योग, उत्पत्ति उद्योग, निर्माणी उद्योग तथा संरचनात्मक उद्योग। अब इनकी बात करते हैं निष्कर्षण उद्योग कौन से होते हैं। देखिए निष्कर्षण उद्योग के आपका एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं निष्कर्षण उद्योग क्या होता है, उत्पत्ति उद्योग क्या होता है, निर्माण उद्योग क्या होता है और संरचना उद्योग क्या होता है। अब साथियों इसमें देखो निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत जो प्राकृतिक रूप से जो संपदा अपन को प्राप्त होती है, यानी जैसे खाने हैं, तेल के कुएँ हैं, खनिज है, ग्रेनाइट है, संगमरमर है, कोयला है, लोहा है, सोना चांदी आदि है, इन चीज़ों का एक तरीके से इन उद्योगों द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण करने के पश्चात इनको एक वास्तविक रूप प्रदान किया जाता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का पहले रिफाइनरी के माध्यम से उसको रिफाइन किया जाएगा, जो प्रक्रिया से गुजरा जाएगा, उस प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात में उससे पेट्रोल तैयार होगा, डीजल तैयार होगा, आदि चीज़ें तैयार होगी, इसलिए इसको निष्कर्षण उद्योग कहा जाता है। आगे बात करते हैं साथ में उत्पत्ति उद्योग की। देखिए उत्पत्ति उद्योग एक तरीके से प्रजनन या आनुवंशिक कार्यों में लगे हुए उद्योग होते हैं, जिनमें कृषि कार्य से संबंध में देखा जाए तो इसमें खाद्यान्न होते हैं, फल फूल, चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि का उत्पादन का कार्य किया जाता है, और उसमें पशुपालन भी होता है, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन आदि का कार्य उत्पत्ति उद्योग के अंतर्गत किया जाता है। अगला साथियों निर्माणी उद्योग। देखिए निर्माणी उद्योग के अंतर्गत कोई भी कार्य एक प्रोसेस के माध्यम से पूरा होता है, यानी जो किसी निर्माण प्रक्रिया के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने का कार्य करते हैं, जिसमें कच्चे माल को पक्के माल में या अर्धनिर्मित माल में प्रोसेस करना या चेंज करना निर्माण उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अगला संरचना उद्योग। साथियों संरचना उद्योग क्या है? देखो कि संरचना उद्योग के अंतर्गत जो अचल संपत्तियां होती है उनका निर्माण करने का कार्य या कंस्ट्रक्शन करने का कार्य किया जाता है, जिसमें जो विशाल भवनों का निर्माण होता है, कारखानों का होता है, सड़कों का होता है, नालियों का, पुलों का, बांधों का आदि सब चीज़ों का निर्माण संरचना उद्योग के माध्यम से किया जाता है। ये तो हो गई अपने उद्योग की विशेषता। अब आगे बात करते हैं साथियों वाणिज्य। वाणिज्य इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको वाणिज्य तथा उद्योग में क्या अंतर होता है। अब साथियों देखो
वाणिज्य में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो माल अथवा सेवा को उत्पादन से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से योगदान करती है, ताकि उपभोक्ता को सही समय पर सही वस्तु सही मूल्य पर मात्रा तथा दशा में प्राप्त हो सके। तो देखिए साथियों, वाणिज्य व्यापार से बड़ा होता है। इसमें जो व्यापार की सभी क्रियाएं की जाती है वे सभी वाणिज्य में शामिल की जाती है। एंड वाणिज्य के अंतर्गत जो व्यवसाय द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है, सेवाएं प्रदान की जाती है, उसको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। वो कार्य प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जिसमें उपभोक्ता को सही समय पर सही वस्तु सही मूल्य पर प्राप्त हो सके। ये वाणिज्य के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं वाणिज्यिक क्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं अपन। तो वाणिज्यिक क्रियाएं हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, उनका वो क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, पहला तो है व्यापार। अब व्यापार किया जाता है, अब व्यापार कई प्रकार का किया जाता है। देखिए, व्यापार में एक तो आयात व्यापार होता है, एक निर्यात व्यापार होता है, एक पुनर्निर्यात व्यापार होता है। अब देखिए, व्यापार के अंतर्गत जो आयात क्या होता है, इंपोर्ट में यानी किसी विदेशी देश से किसी वस्तु को आयात करना या मंगवाना आयात व्यापार कहलाता है। और निर्यात व्यापार यानी इसका रिवर्स होता है, यानी अपने देश से स्वदेशी देश से किसी अन्य देश को वस्तुओं का निर्यात करना या बेचना या सेवाओं का निर्यात करना या उनको उपलब्ध करवाना निर्यात व्यापार कहलाता है। अब बात करते हैं पुनर्निर्यात व्यापार। अब ये दोनों का मिला जुला रूप है, यानी किसी अन्य देश से आयात किया जाता है, कोई कच्चा माल आयात किया जाता है। अब उस कच्चा माल को तैयार करके अर्धनिर्मित माल या फिनिश गुड्स में चेंज किया जाता है। जो वस्तु तैयार होती है उसको अन्य देश में पुनर्निर्यात यानी निर्यात करने का कार्य किया जाता है। यानी अन्य देश से तो आयात किया जाता है माल और उसको तैयार करके अन्य देश को निर्यात करने का कार्य किया जाता है, उसे पुनर्निर्यात कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं व्यवसाय की सहायक क्रियाओं का। तो देखिए, व्यवसाय का संचालन करने के लिए उसमें सहायक क्रियाओं का होना अति आवश्यक है। बगैर सब्सिडरीज एक्टिविटीज़ के बगैर कोई कार्य सक्सेस नहीं होगा व्यापार में। अब उसके लिए जो सहायक क्रियाएं होती है उनमें बैंक भी शामिल होता है, क्योंकि बैंक से लोन लिया जाता है, पैसों की आवश्यकता पड़ती है। बीमा शामिल होता है, बीमा में माल का बीमा करवाया जाता है, टूट फूट से बचाव के लिए करवाया जाता है। संचार शामिल होता है, भंडारण यानी गोदाम शामिल होती है माल को रखने के लिए। परिवहन होता है, माल का आवागमन करने के लिए। विज्ञापन किया जाता है, माल की बिक्री करने के लिए। विक्रय संवर्धन की नीतियाँ अपनाई जाती है। व्यापारिक मध्यस्थ, एजेंट, मैनेजर्स और जो सलाहकार, वित्तीय सलाहकार और जो लीगल वाले होते हैं, कला सलाहकार आदि लोगों की सेवाएं ली जाती है। यानी इनके बगैर व्यापार का संचालन नहीं किया जा सकता है। अगला साथियों, व्यापारिक आधार की प्रत्यक्ष सेवाएं। अब व्यापार के लिए जो प्रत्यक्ष सेवाएं या सेवा उद्योग होता है उसमें इनके माध्यम से कार्य किया जाता है। अब जिसमें परिवहन संस्थाएं शामिल होती है, कुरियर एजेंसियां होती है, कैटरिंग एजेंसी होती है, सर्विस स्टेशन होते हैं, शैक्षणिक संस्थान होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वाणिज्यिक क्रियाओं का वर्गीकरण के अंतर्गत। अब महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह देखें कि उद्योग एवं वाणिज्य दो भिन्न भिन्न क्रियाएं होती है। देखिए साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि उद्योग एवं वाणिज्य क्या समानार्थक होते हैं? नहीं, उद्योग एवं वाणिज्य समानार्थक नहीं होते हैं। इनका पर्पज और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होता है, या इनकी क्रियाएं या एक्टिविटी दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये परस्पर निर्भर क्रियाएं होती है, पर ये परस्पर निर्भर होती है, यानी वाणिज्य व्यापार पर निर्भर है और व्यापार वाणिज्य पर निर्भर है। वाणिज्य के बिना उद्योग एवं उद्योग के बिना वाणिज्य का जीवित रहना एवं अपने अस्तित्व को बनाए रखना संभव नहीं होता है। यानी दोनों क्रियाएं आपस में रेसिप्रोकल डिपेंडेंट होती है। आगे देखते हैं व्यापार वाणिज्य का अंग है। साथियों, यह इंपॉर्टेंट है, जो व्यापार होता है वो वाणिज्य का अंग होता है, यानी वाणिज्य के अंतर्गत समाहित होता है व्यापार। तो एक तरीके से जैसे ये तो हो गया अपना बिजनेस और ये हो गया अपना वाणिज्य कमर्शियल। तो वाणिज्य एक तरीके से जो व्यापार वाणिज्य का अंग होता है, ये आपको याद रखना है। यानी वाणिज्य का क्षेत्र विस्तृत होता है व्यापार की अपेक्षा। अगला है व्यवसाय सामाजिक आर्थिक संस्था है। यानी जो व्यवसाय होता है जो सामाजिक और आर्थिक संस्था होती है, क्योंकि यह समाज के सदस्यों एवं समाज द्वारा प्रदत्त संसाधनों से संचालित होता है तथा समाज के लोगों की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की
को पूरा करना इसका कर्तव्य होता है। यानी साथियों क्या है कि जो व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, सामाजिक या सोशल और एक तरह इकोनॉमिकल संस्था होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत समाज के सिद्धांतों, समाज की आवश्यकताओं, रीति रिवाजों, उसकी संस्कृति, उसके जो भी चलन है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही पूरा किया जाता है। अगला है वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करना। यानी जो वस्तुएं होती है साथियों, उनमें उपयोगिता का सृजन करना व्यवसाय का आधारभूत लक्षण होता है। साथियों जब तक वस्तु है, किसी भी प्रोडक्ट का अपन निर्माण कर रहे हैं, उसको मार्केट में बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य तभी पूरा होगा कि जब उस वस्तु की क्या उपयोगिता है, उसके क्या कार्य हैं, क्या उसकी विधि है, क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है। अगर उपभोक्ताओं में उन चीज़ों की उपयोगिता का अपन सर्जन नहीं करेंगे तो व्यवसाय में वस्तु निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इसलिए वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन करना व्यवसाय का आधारभूत लक्षण होता है। तो ठीक है साथियों, आपका चैप्टर व्यवसाय का अपने परिचय इसको पढ़ लिए हैं, यानी व्यवसाय का परिचय और क्षेत्र पढ़ लिया है। व्यवसाय किसे कहते हैं और व्यवसाय की विशेषताएं क्या क्या होती है, किनके द्वारा किया जाता है, इनकी सहायक क्रियाएं क्या क्या होती है, व्यवसाय कितने प्रकार का होता है, वाणिज्य क्या होता है, उद्योग क्या होता है, इसकी सहायक क्रियाएं क्या क्या होती है, और जो जो आर्थिक क्रियाओं में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है, जिनको व्यवसाय नहीं माना जाता है, जिसमें धंधा पैसा आता है, ये चीज़ें अपन ने विस्तार से पढ़ ली है। ठीक है साथियों, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।